ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ आवर द एनिमी चैप्टर द एनिमी। हमारे क्लास 12 के विजिटर्स का है। तो देखो, अब तक हम सब देखे थे कि सैडो और हाना जो है किस तरह से अपने प्रोफेसर के घर में, प्रोफेसर का नाम क्या है, हार्ली, ठीक है, प्रोफेसर हार्लीज हाउस में मिले थे। तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज है कि प्रोफेसर हार्ली कैसा था ना, प्रोफेसर हार्ली और उसकी वाइफ जो था वो बहुत अच्छे इंसान थे। और वो सोचते थे किसके बारे में ना, फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में, कि और भले ही स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और स्टूडेंट उसके पास साथ रह के बोर होते थे। वैसे ही बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, टीचर के सामने ज्यादा देर रहने से बोर हो जाते हैं, तो काइंडनेस की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि बच्चों को पता था कि उसकी इरादा बहुत अच्छा है, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उस बोरिंग होने फील करने के बावजूद भी उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। मतलब उसके घर जाते थे, बैठते थे, रहते थे थोड़ी देर। Sadov had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Hurley's house that night. तो सेडव काफी बार हाना को ये बताया कि कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि वो नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। मतलब नियरली मतलब एकदम करीब, किस चीज के ना जाने के करीब, मतलब एकदम मन में ठान लिया था कि चलो आज हम जाएंगे ही नहीं, टुडे आई विल नॉट गो टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर रात के, अरे उस रात तो मैंने एकदम ठान लिया था कि प्रोफेसर हार्ली के घर हम जाऊंगा ही नहीं। लेकिन द रूम्स द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ रीजंस है, देर आर फ्यू रीजंस। द रूम्स वर सो स्मॉल, रूम्स जो है बहुत स्मॉल थे, छोटा थे। द फूड सो बैड, और खाना भी बहुत खराब बना था, मतलब बहुत अच्छा बना नहीं बना पाता था। और तुम कह सकते हो सेडाव को अच्छा नहीं लगता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल का मतलब होता है गैरुलस, मतलब टॉकेटिव, ठीक है। यहाँ पे टॉकेटिव, प्रोफेसर के वाइफ जो थे वो सी वॉज टू मच टॉकेटिव, और गैरुलस बोल सकते हो। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो दैट डे, मतलब यहाँ पे अब पता चल रहा है कि दैट नाइट का मतलब होता है यहाँ पे द नाइट व्हेन सैडाव मेट विथ हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? सो हियर बट ही हैड गॉन, लेकिन बट सैडाव at last decided to go, and there he had found Hannah, and at last found Hannah, a new student, एक न्यू स्टूडेंट था। हना वाज ए न्यू स्टूडेंट था जो प्रोफेसर हार्ली के घर में उस दिन फर्स्ट टाइम गया था और सडाव से मीट हुआ। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वेर एट ऑल पॉसिबल। एंड हैड फेल्ट मतलब it's like a, and immediately he realized that he had fallen in love with her if it were at all possible, मतलब if possible he would। यहाँ पे देखो एक चीज के इट मीन्स दैट एक्चुअली जो है सेडाव, व्हेन सेडाव मीट विथ हनास, immediately सेडाव fallen in love, but here is the thing is that had felt he would love her if it were at all possible मतलब whatever conditions will be there, but फर्स्ट थिंग इज दैट, तुम पहले ही देखे हो कि अगर वो जापानीज हुआ तो, क्लियर इस बात को कि कोई दूसरा रेस नहीं होना चाहिए, कि सडाव को इस बारे में पता था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स, अब फिर से प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। ये सोच रहा था, ये अब तक सोच रहा था, अब देखो प्रेजेंट में कहाँ ने कहाँ पे है ना। प्रेजेंट में जो सिचुएशन था वो सडाव बाहर खड़े थे, हना घर से बाहर आया और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के, मतलब आर्म को पकड़ के वहां पे खड़े हैं और कोई कुछ कहे नहीं है, बस दे स्माइल्ड। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब जो है इस टाइम जो है ही मींस सैडाव फेल्ट हर हैंड, हनाज हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, मतलब द इट्स द प्लेजर ऑफ एक्चुअली द कंपनी ऑफ ए बिलवेड वन। तो इट्स गिव्स द प्लेजर ऑफ हिम, मतलब ही कैन नाउ रियलाइज हना कि she was standing beside him, and even though they had been married years enough to have the two children, even though they had been married, मतलब ये जो चीज है, मतलब एक्चुअली this is the actually the all the time indicate the depth of Hannah and Sadav's relationship, even though they had been married years enough, मतलब काफी साल पहले they had married with each other to have the two children, and at the same time they had two children, दो बच्चे भी थे, they have two children, for they had not married heedlessly in America, क्योंकि they had not married heedlessly
in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in old Japanese way. तो इसके बावजूद भी भले ही मतलब टू चिल्ड्रंस आर देयर, फिर भी वो दोनों ने क्या किया नहीं किए थे, फॉर दे हैड नॉट मैरिड heedlessly क्या मतलब बोल सकते हो कि विदाउट एनी विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अमेरिका में शादी नहीं किए थे। दे हैड फिनिश देयर वर्क, वो दोनों क्या किए थे मतलब विद प्रॉपर प्लानिंग। दे हैड फिनिश देयर वर्क, दे फिनिश देयर वर्क मतलब स्टडी एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान में वापस आते हैं। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके मतलब सेडाउस फादर हैना को देखते हैं, हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, मतलब इट वाज लाइक एन लव कम अरेंज मैरिज। ठीक है, तो अरेंज हुआ था, अरेंज कर दिए गए थे मैरिज को इन ओल्ड जापानीज वे, मतलब विद द ओल्ड जापानीज कस्टम। ऑल्दो सेडाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर beforehand मतलब they मतलब discussed everything about what consequences will become or what will happen, तो क्या क्या घटना होगा ये सब पहले ही डिस्कस कर लिए थे। they were perfectly happy, और साथ में जो है they were perfectly happy मतलब perfect match and perfectly happy। she laid her cheek against his arm, she laid her cheek मतलब you can visualize that हना just सडाव के हाथ को पकड़े हुए है, तो उसका हना के जो गाल है वो सडाव के कहाँ पे होगा ना, उसके आर्म के पास ही होगा। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, मतलब उसके हाथ में अपने गाल को रख के खड़े हैं। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट। अब यहाँ पे से ध्यान से रखना, यहाँ से स्टोरी की जो ट्विस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और तभी उस टाइम जब वो दोनों चुपचाप खड़े थे, तो उसी टाइम दैट मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। ये जो पिक्चर दिख रहे हो, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, तो एक ब्लैक मिस्ट, मतलब मैंने पहले कहा था, पहले नहीं बता दी कि कोई इंसान है क्या है। तो इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट, दोनों देखे कि कुछ काले रंग का कुछ एक ऊपर आ रहा है, कम आउट ऑफ द मिस्ट, मतलब जैसे कि कोहरा से होके बाहर की तरफ आ रहा है, कोहरा के अंदर से। इट वॉज ए मैन, फिर देख रहे अरे ये तो एक इंसान है, देख रहे हो, ध्यान धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन किया है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ही वॉज फ्लंग अप आउट मतलब जैसे कि मतलब बहाव से, फ्लंग अप मतलब जैसे कि अचानक से उड़ के आना, ठीक है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ओशियन से जैसे कि बाहर के, तो तुम इसको कह सकते हो कि जैसे कि ओशियन से अचानक से क्या होना ना, थ्रोन आउट, जैसे समुद्र उसको थ्रो कर दिया अचानक से किसी चीज को। तो ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, मतलब अचानक से इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, और ऐसा महसूस हो रहा था, इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, मतलब उसकी जो फीट है, मतलब हिज फीट्स आर स्टॉप्ड बाय सम ब्रेकर, जैसे किसी ब्रेकर ने उसकी फीट को स्टॉप कर दिए। टू हिज he staggered a few steps, उसके बाद जो है he staggered means without मतलब with lots of difficulty when someone trying to move forward। देख रहे हो इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कि बहुत ही कष्ट करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश। तो he staggered मतलब पैर को जैसे खींच के आगे बढ़ाना। a few steps his body outline against the mist, उसकी बॉडी जो है outline against the mist। अब outline against the mist इसके पहले ही बताया कि बहुत सुंदर सा एक डिस्क्रिप्शन है। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, मान के चलो तुम घर के अंदर हो, तुम अंधेरे में किसी को देख रहे हो, सपोज यू आर लुकिंग एट समवन इन द डार्क, तो कैन यू टेल मी के व्हिच पर्सन ही इज और सी इज, भूत है या चुड़ैल है, ये तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि उसकी चेहरा नहीं दिखेगा, उसकी एक शेप दिखेगा, आउटलाइन, एक ब्लैक कलर का एक आउटलाइन एक इंसान का है, ये पर्टिकुलर एक शेप दिखेगा, लेकिन उसके चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरा कब दिखेगा? जब तुम टॉर्च जलाओगे तब तुम देखोगे कि भाई ये भूत है या चुड़ैल है। तो आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, तो उसकी जो आउटलाइन है मतलब शरीर के बाहरी जो एक आउटलाइन होता है इंसान की रूप, तो ये दिख रहा था मिस्ट में। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके जो आर्म्स है, देखो पिक्चर में आर्म्स जो उसके हाथ जो है आगे की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है, अबव हिज हेड मतलब सर के आगे की तरफ आ रहा है। इस क्या बताता है, इस ये पोस्टर क्या बताता है कि द पर्सन वाज एग्जॉस्टेड। देन ही called mist hid him again, then he called
मिस्ट हीड हिम अगेन, उसके बाद जैसे कि वो फिर से अंधेरे में खो जाते हैं। मतलब क्या होता है घटना देखो आगे। तब हाना कहते हैं हु इज दैट, हाना क्राइड, हाना जो मतलब चिल्ला कहते हैं अरे कौन है वो। शी ड्रॉप्ड सैडाउस आर्म, तो सैडाउ के हाथ को जो पकड़े हुए थे वो हाथ छोड़ देते हैं। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, और बरामदा के रेलिंग में खड़े थे, तो दे दोनों ने क्या करते हैं, दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, बरामदा के रेलिंग से नीचे की तरफ देखते, लीन का मतलब झुक के देखना, ठीक है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब वो दोनों फिर से उसको देख पाए, कैसे ना, द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज ग्राउलिंग, अब वो इंसान जो है ना वो एक्चुअली गिर गए हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने हाथ पैर के बल चल रहे हैं, ठीक है। क्राउलिंग का मतलब होता है जैसे घुटने के बल चलना। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, उसके बाद जो है वो दोनों देखते हैं कि वो सर के बल गिर जाता है, एंड लाई देयर, और वहीं पे पड़े रहते हैं। मतलब अब धीरे धीरे अब उसको हाथ पैर के बल भी चलने की हिम्मत नहीं है, तो गिर जाते हैं मुंह के बल और वहीं पे पड़े रहते हैं। देखो जैसे कि इस पिक्चर में तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर है, तो कि जैसे कि लास्ट में यहाँ पे ये पीठ के बल पड़े हुए हैं, लेकिन ये मुंह के बल पड़े होना है, ठीक है। जैसे ऐसे पहले एक पिक्चर, इस पिक्चर में देखो, ये इस पिक्चर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पीठ के बल है, लेकिन ये मुंह के बल होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ए फिशरमैन परहैप्स, तब सैडो क्या कहते हैं, क्या घटना हो सकता है, क्योंकि ये एक कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे फिशरमैन बहुत सारे होते हैं। फिशरमैन परहैप्स, कोई फिशरमैन होगा। सैडो सेड वस्ट फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है वो अपनी बोट से किसी तरह से बह गया होगा। बह गया मतलब उसको समंदर की जो लहरें हैं वो उसको डुबा दिया होगा बोट को, इसी तरह से पानी से वो किसी तरह से तैर के बाहर आए हैं। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, तो सैडो क्या कहते हैं, दौड़ के नीचे जाते हैं और उसके पीछे पीछे हाना भी दौड़ते हैं, हाना भी आता है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो वाइट स्लीव्स है, वाइट स्लीव्स का मतलब क्या होता है ना, व्हाइट स्लीव्स इस पिक्चर में तुमको मैं पहले ही बताया हूँ कि हाना और उसकी जो पिक्चर है, ये दो व्हाइट स्लीव्स, ये जो लंबे लंबे हाथ के जो इतना बड़े बड़े हाथ के फोल्ड नहीं है ये, तो व्हाइट स्लीव्स जो है वो क्या हो रहा था, वो फ्लांग हो रहा था। स्लीव्स फ्लाइंग मतलब तो जैसे दौड़ रहा था, तो इतने बड़े हाथ के फोल्ड्स है, तो वो हवा में जैसे उड़ रहा है। ए माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वेर फिशिंग विलेजेस, एक दो माइल के इधर उधर, मतलब जहाँ पे वो सड़ा रहता है उसी के अगल बगल एक दो माइल में क्या होता है, इधर साइड मतलब दोनों साइड में ही देयर वर फिशिंग विलेजेस, कुछ विलेजेस है जिसके जो इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेजेस हुए मेन प्रोफेशन वाज फिशिंग, उन सबके मेन प्रोफेशन क्या था, फिशिंग था। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन दिस वन इज द ओनली बेयर एक एंड लोनली कोस्ट, ये खाली अकेला कोस्ट है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। डेंजरस विथ रॉक्स, और थोड़ा दिस कोस्टल एरिया इज थोड़ा लिटिल बिट डेंजरस आल्सो, बिकॉज इट हैज दिस कोस्टल एरिया हैज लॉट्स ऑफ रॉक्स, बहुत सारे पत्थर है। द शार्प बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, और द शार्प बियॉन्ड द बीच, और बीच के जो थोड़े उधर है, तो वहां पे क्या होता है ना, द शार्प बियॉन्ड द बीच, बीच के पीछे ही वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। स्पाइक का मतलब होता है जैसे कि कील की तरह, ठीक है, नुकीले कीलों की तरह, नुकीले कील की तरह जो रॉक्स है, पत्थर जो है वो ऊपर है आए हुए हैं। somehow the man had managed to come through them, तो किसी तरह से ये इंसान जो है ना, किसी तरह जब नाव में डूब गया होगा, तो लहरों के समुद्र की जो लहरें हैं वही पत्थर के ऊपर उसको पीट पीट के मार देंगे लोगों को, इतना डेंजरस जगह है तो उसके बहाव से। लेकिन किसी तरह से ये इंसान जो है सब कुछ मैनेज करके, मतलब somehow सारी स्ट्रगल सहने के बावजूद टू कम थ्रू देम, मतलब इन सब चीजों से गुजरा होगा। ही मस्ट बी बैडली टोन, बैडली टोन मतलब इतने से सारे जो चीजें हैं, somehow the man had managed to come through them का मतलब इन सब चीजों की डिफिकल्टी की वजह से बाद भी, ठीक है। ही मस्ट बी बैडली टोन का मतलब बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।